हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट वीडियो की सीरीज में एसक्यूएल का हम लोग तीसरा और अंतिम भाग देख रहे हैं। और आज के भाग में हम लोग शुरुआत करते हैं बाकी बचे ऑपरेटर्स की, जिसमें से हमारा एक ऑपरेटर था लिस्ट ऑपरेटर्स। लिस्ट ऑपरेटर जो है वो हम लोगों का एक कैटेगरी है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इन ऑपरेटर के बारे में और नॉट इन ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ऑपरेटर की। टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, इन ऑपरेटर इज यूज्ड। लिस्ट ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम लोग फिलहाल समझते हैं कि लिस्ट ऑफ वैल्यू क्या होता है। जिस तरीके से आप जब मार्केट जाते हो तो मार्केट जाने से पहले मार्केट से क्या सामान लेना है उसका आप एक लिस्ट बनाते हो, कुछ वैसे ही लिस्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। द इन ऑपरेटर selects values that matches any value in a given list of values। इन ऑपरेटर क्या करता है, क्वेरी करते समय टेबल में से उन्हीं वैल्यूज को टेबल से निकालता है या फेच करता है या रिट्रीव करता है जो आपके लिस्ट के वैल्यू से मैच करता है। यानी आपके लिस्ट में जो भी वैल्यूज है वो वैल्यू मैच करेगा, वही वैल्यू आपका टेबल से निकाला जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हुज एज इज 25-27। कह रहा है कि उन एम्प्लॉय का डिटेल बताइए। डिस्प्ले अ लिस्ट का मतलब, यहाँ लिस्ट का मतलब हो गया डिटेल, ठीक है। उन एम्प्लॉय का डिटेल बताइए, उन एम्प्लॉय का लिस्ट बताइए जिसका एज या तो 25 है या तो 27 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब उस एम्प्लॉय का वो सारा डिटेल चाहिए, उसका आईडी भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसका एज भी चाहिए, उसका एड्रेस भी चाहिए, उसको सैलरी भी चाहिए। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा कॉलम। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से सेलेक्ट कीजिए। क्या सेलेक्ट कीजिए? रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड सेलेक्ट कीजिए। वेयर एज इन, जहां पर की एज जो एज भी, एज हमारा क्या है, एज हमारा कॉलम है। वेयर एज इन मतलब लिस्ट, हम लिस्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं। लिस्ट में हमने क्या लिखा, 25, 27, यानी हमने एज का लिस्ट यहाँ स्पेसिफाई किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय का जो है एज इस लिस्ट में दिया गया वैल्यू से मैच करेगा, उन्हीं एम्प्लॉय के डिटेल को निकालिए। तो यहाँ सीधे हम लोग आउटपुट टेबल को केवल दिखा रहे हैं कि देखिए ये जिस भी टेबल से हम लोग का निकला, ठीक है, जिस भी टेबल मतलब एम्प्लॉय नाम के टेबल में से निकला, उस टेबल में बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड था। लेकिन इस क्वेरी को करने के बाद हम लोग को जो आउटपुट दिखाई दे रहा है, इस आउटपुट में देख रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉय का डिटेल है जिसका उम्र या तो 25 है या तो 27 है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इन। देखिए नॉट इन जो होता है वो इन का उल्टा होता है। यानी नॉट इन में क्या होगा कि जो लिस्ट में बताया गया है उसको छोड़ करके, ठीक है, लिस्ट में जो भी वैल्यू बताया गया है उन वैल्यूज को छोड़ करके। इसके बारे में लिखा है फाइंड्स रोज दैट डू नॉट मैच इन द लिस्ट। ये उन रो को, उन रिकॉर्ड को, है ना, ये उन रिकॉर्ड को खोजता है या ढूंढता है जो कि हमारे लिस्ट के वैल्यू से मैच ना करे। ठीक है, हमारे लिस्ट में दिए गए वैल्यू से मैच ना करे, उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये निकालता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालिए। वेयर एज नॉट इन, नहीं होना चाहिए क्या, 25 और 27, जहां पर एम्प्लॉय का उम्र 25 और 27 नहीं होना चाहिए। तो नॉट इन क्या होता है, इनका उल्टा होता है। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में देखिए उन्हीं एम्प्लॉय के यहाँ पर डिटेल है जिसका उम्र 25 और 27 नहीं है। ठीक है, 32 है, 23 है, 22 है, 24 है, यानी 25 और 27 जो जिनका भी उम्र था उनको छोड़ करके। तो ये हमने लिस्ट ऑपरेटर देखा। ठीक है, लिस्ट ऑपरेटर में दो चीज था हमारा, इन था और नॉट इन था। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है उसका कैटेगरी का नाम है रेंज ऑपरेटर। ठीक है, रेंज के द्वारा हम लोग रेंज स्पेसिफाई करते हैं। और रेंज ऑपरेटर में सबसे पहला नाम किसका आता है, बिटवीन ऑपरेटर का।
यहाँ पर कह रहा है कि द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च फॉर वैल्यूज दैट आर विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज गिवन द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो बिटवीन, जब हम लोग बिटवीन बोलते हैं ना तो बोलते हैं इसके बीच। जैसे बोले कि 20 बिटवीन 50, यानी 20 से 50 के बीच में, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है कि जो रेंज हम लोग, है ना, बिटवीन ऑपरेटर के जरिए हम लोग रेंज स्पेसिफाई करते हैं और इस रेंज से मैच करता हुआ ही हमारा रिकॉर्ड जो है टेबल में से निकल करके आता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होता है, जब हम बिटवीन बोलते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, 20 से 50 के बीच, है ना, 20 से 50 के बीच, यानी इसमें क्या क्या वैल्यू शामिल होगा, 21 शामिल होगा, 49 शामिल होगा। लेकिन बिटवीन ऑपरेटर जो हम लोग एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये जो है हम 20 को भी शामिल करते हैं और 50 को भी शामिल करते हैं, यानी मिनिमम जो है और मैक्सिमम उसको भी शामिल करते हैं। नहीं तो हम लोग क्या समझते हैं, बिटवीन का मतलब 20 से 50 के बीच वाला केवल, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिटवीन में 20 और 50 दोनों शामिल रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से रिकॉर्ड्स निकालिए वेयर एज बिटवीन 30 एंड 40, यानी उन एम्प्लॉय का डिटेल निकालिए जिसका उम्र 30 से 40 के बीच है। ठीक है, 30 एंड 40, तो यहाँ पर 30 भी शामिल रहेगा। ऐसा नहीं है कि 30 और 40 के बीच में, 30 से लेकर 40 ये मीनिंग निकलता है बिटवीन का। ठीक है, 30 से 40 तक के बीच, और 30 और 40 दोनों शामिल रहेगा। आउटपुट में हम लोग को यहाँ पर एक ही ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसका उम्र 30 से 40 के बीच है, वो है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ रमेश। नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन बिटवीन का उल्टा होता है, यानी जो बिटवीन में बताया जाए उसको छोड़ करके। इट इज द रिवर्स ऑफ बिटवीन ऑपरेटर, इट इज द रिवर्स ऑफ बिटवीन ऑपरेटर, दैट इज द रोज नॉट सेटिस्फाइंग द बिटवीन कंडीशन आर रिट्रीव्ड। बिटवीन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला जो है ना, वही रिकॉर्ड हम लोग जो है निकालते हैं इस ऑपरेटर के द्वारा। आउटपुट में यहाँ पर बताया गया है, देखिए, वही एम्प्लॉय का डिटेल है जिसका उम्र 30 और 40 के बीच में नहीं है, नॉट बिटवीन 30 टू 40। ठीक है, 30 टू 40। पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में पैटर्न मैचिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल allows to search for pattern in data if you don't know the exact word or phrase you are seeking। देखिए, ये डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा, आपको इस चीज को केवल समझना है, पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये जो पैटर्न मैचिंग है इसको समझने के लिए हम लोग जो है आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये पैटर्न मैचिंग आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको तारीख भरना, तारीख, और तारीख का फॉर्मेट ऐसा रहना चाहिए, 17/5/1992। दैट मीन्स कि हम लोगों को तारीख में 2 डिजिट होना चाहिए, फिर हाइफन देना है, फिर 2 डिजिट में हमको मंथ देना है, फिर हाइफन देना है, और फिर 4 डिजिट में ईयर देना है। यानी इस फॉर्मेट में ही हमको डेटा क्या करना है, इस फॉर्मेट में ही हमको ये डेट स्टोर करना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई गलती से ऐसा लिख दे तो ये वैलिड फॉर्मेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मेट बोलिए या फिर उसको पैटर्न बोलिए। तो हम लोग पैटर्न जो है ना, पैटर्न जो है वो सेट करते हैं, या कह सकते हैं पैटर्न का मैचिंग कराते हैं। ठीक है, कि इस पैटर्न में जो डेटा होगा उसी को निकाल करके क्या है दिखाना है। तो पैटर्न मैचिंग के लिए हमारे पास ऑपरेटर का नाम है वो है लाइक। ठीक है, पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में हमारा ऑपरेटर क्या है, लाइक। देखते हैं लाइक ऑपरेटर क्या करता है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन अ वेयर क्लाउज। लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग वेयर क्लाउज के साथ करते हैं टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। किसी कॉलम में जो स्पेसिफाई किया गया पैटर्न है, जो बतलाया गया पैटर्न है, उस पैटर्न से मैच करता हुआ ही हम लोग जो है रिकॉर्ड को निकालते हैं। पैटर्न आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। पैटर्न को मैच कराने के लिए हमारे पास 2 खास तरह का जो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, या कह सकते हैं 2 खास तरह का मेरे पास कैरेक्टर होता है। एक है हम लोग का परसेंटेज और दूसरा है हम लोगों का अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। परसेंटेज का मतलब होता है 0 कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर नहीं, या 1 कैरेक्टर, या 1 से ज्यादा कैरेक्टर। जबकि अंडरस्कोर का मतलब होता है द अंडरस्कोर रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। कहीं भी अंडरस्कोर एक लिखा मिले तो एक कैरेक्टर समझना, अगर 2 अंडरस्कोर लिखा मिले तो उसको 2 कैरेक्टर समझना, 3 अंडरस्कोर मिले तो उसको 3 कैरेक्टर समझना। यानी जितना अंडरस्कोर उतना कैरेक्टर समझना।
जबकि परसेंटेज का मतलब हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं, जीरो कैरेक्टर भी समझ सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज नेम स्टार्टिंग विथ के। ठीक है, यहाँ पर एक खास जो है आपको सिचुएशन दे दिया गया है कि उन एम्प्लॉय का, है ना, उन एम्प्लॉय का जो है डिटेल निकालिए जिसका नाम के लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जिसका नाम के लेटर से शुरू होता है। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम पे टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालिए। वेयर, जहां की, नेम, नेम जो है कॉलम का नाम है उस टेबल का। वेयर नेम लाइक, नेम लाइक, नेम कैसा हो, तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखे हम लोग के परसेंट। तो के रहेगा ही रहेगा, और परसेंट का मतलब अभी क्या बताया गया था कि जीरो या मोर देन जीरो कैरेक्टर, यानी कि के बाद कुछ भी हो सकता है। के बाद हो सकता है मान लीजिए कृतिका, ऐसा लिख दिए। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए के है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये परसेंटेज किसके बदले आया, ये जो कृतिका में आगे के बाद जितना है ना उसके बदले परसेंटेज आया। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया कामेश, कामेश, तो के बाद जितना आया वो परसेंटेज के बदले आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेरी जिसमें हमने लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और ये बताया गया कि उन एम्प्लॉयज का जो है डिटेल निकालिए जिसका नाम के से शुरू होता है। देखिए, तो आउटपुट में बताया गया कमल, कौशिक, कोमल। क्वेश्चन नंबर 2, all employees them that have IK at any position, IK at any position, यानी कि आप उन एम्प्लॉय का नाम बताइए जहां पर जिनके नाम के बीच में आई के आता हो। अब आई के नाम के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आई के आता हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, परसेंटेज लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, के लिखा हुआ, परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी आई के कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बीच में भी हो सकता है या शुरुआत में भी हो सकता है। अब शुरुआत में क्यों कह रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब जीरो कैरेक्टर भी होता है। तो अगर कुछ नहीं है तो आई के, आई के, और आगे कुछ भी, यहाँ भी परसेंटेज का मतलब जीरो या मोर देन वन कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका आउटपुट में आया, कौशिक, आई के आया। ठीक, आईकी के पहले बहुत सारे कैरेक्टर है और आईकी के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो परसेंटेज का मतलब यही बताया गया था ना कि जीरो कैरेक्टर भी होता है, जीरो या मोर देन जीरो। हार्दिक, हार्दिक में भी देखिए क्या है यहाँ पर, हार्दिक में आईके के पहले दो कैरेक्टर्स है लेकिन आईके के बाद नहीं है। तो परसेंटेज का मतलब तो यही बताया गया था कि जीरो कैरेक्टर या मोर देन जीरो कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेरी का आउटपुट। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम दैट हैव ए इन द सेकंड पोजीशन, कह रहा है कि उन एम्प्लॉय का डिटेल बताइए जिसके नाम में ए लेटर सेकंड पोजीशन में आता हो। तो हमने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक। ठीक है, सेकंड पोजीशन में, यानी कि पहले केवल ए के पहले केवल एक ही कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, मस्ट बी वन कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब, एक अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। तो अंडरस्कोर ए, यानी यहाँ कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर मस्ट बी ए, और परसेंटेज आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, और ए के बाद एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। आउटपुट में देखिए यहाँ पर क्या है, रमेश, रमेश में क्या है, ए जो है सेकंड पोजीशन में है। कमल, कौशिक, हार्दिक, मनोज, ए क्या है, ए मेरा सेकंड पोजीशन में है। और ये जो आर आया, रमेश का के आया, कौशिक का के आया, हार्दिक का एच आया, मनोज के एम आया, ये अंडरस्कोर के रूप में आया। एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर। और रमेश में एम ई एस एच जो है ये परसेंटेज की जगह पर, क्योंकि परसेंटेज का मतलब जीरो करेक्टर और मोर देन जीरो करेक्टर है। कमल में एम ए एल जो है ये परसेंटेज के रूप में, कौशिक में यू एस एच आई की परसेंटेज के रूप में, हार्दिक में आर डी आई के, ये जो बाकी का ये परसेंटेज के रूप में हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑल एम्प्लॉयज दैट स्टार्ट विथ सी, ठीक है, एंड आर एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स इन लेंथ। कहता है कि उन एम्प्लॉय का के बारे में कह रहा है कि जिसका नाम जो है सी से शुरू हो और उसमें जो है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो देखिए, स्टार्टिंग जो है सी से हो तब सी लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे आप परसेंटेज नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सी से शुरू तो होगा, परसेंटेज का मतलब तो जीरो कैरेक्टर भी होता है। तो सी के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता है, सी के बाद जो है 2 कैरेक्टर भी हो सकता है, सी के बाद जो है हम लोगों का
3 कैरेक्टर भी हो सकता है, इस परसेंटेज का मतलब। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक सी और 2 अंडरस्कोर। 2 अंडरस्कोर का मतलब हो गया कि 2 कैरेक्टर तो मस्ट है यहाँ पर। फिर आगे परसेंटेज लगाया गया है, मतलब कि यहाँ पर पहला कैरेक्टर सी, 2 कैरेक्टर और कुछ हो सकते हैं, और परसेंटेज का मतलब कि ये जो 3 कैरेक्टर हो गए सी को मिला करके, इसके आगे और भी कैरेक्टर चाहे तो हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 कैरेक्टर तो हम लोग का रहेगा ही रहेगा। तो इसका आउटपुट में देखिए क्या क्या नाम आता है। इसका आउटपुट में नाम आता है छवि, ठीक है, शुरू हो रहा है सी से, ठीक है। इसमें 3 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, तो CHA, और आगे 0 या मोर देन 0 कैरेक्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल एम्प्लॉयज नेम कंटेनिंग एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। उन एम्प्लॉय का डिटेल बताइए जिसका नाम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का हो, ठीक है। तो परसेंटेज तो नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 0 कैरेक्टर या लिमिटेड कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, 5 अंडरस्कोर लगा दिए हम लोग। 1 अंडरस्कोर का मतलब 1 कैरेक्टर, 5 अंडरस्कोर का मतलब 5 कैरेक्टर। नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट लाइक, लाइक का उल्टा है। कहता है द कीवर्ड नॉट लाइक इज यूज्ड टू सेलेक्ट रोज दैट डू नॉट मैच द स्पेसिफाइड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर हम उन रिकॉर्ड्स को चुनते हैं जो कि जो बतलाया गया है, जो पैटर्न बतलाया गया है उस पैटर्न से मैच ना करता हो। तो पैटर्न से ना मैच करता हो उसके लिए नॉट लाइक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने ऑल एम्प्लॉयज नेम दैट डू नॉट स्टार्ट विथ ए। उन एम्प्लॉय का जो डिटेल बताइए जिसका नाम ए से शुरू नहीं होता हो, ठीक है, ए से शुरू नहीं होता हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम नॉट लाइक के परसेंटेज, या के नहीं, यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए परसेंटेज मतलब ए से शुरू होने वाला नहीं होना चाहिए, नॉट लाइक ए, है ना। आउटपुट में देखिए क्या क्या आपका आता है। यहाँ पर आता है रमेश, छवि, हार्दिक, मनोज, इनमें से किसी का नाम भी जो है ए से शुरू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक सर्चिंग फॉर नल। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू। कहता है कि आपको किसी टेबल में ब्लैंक वैल्यू को ढूंढना है। अब ब्लैंक वैल्यू का मतलब क्या समझेंगे ये भी देख लो आप लोग। मान लीजिए ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें उम्र नहीं भरा गया, ठीक है, ये उम्र नहीं भरा गया, तो ये क्या है, यहाँ पर ब्लैंक रह गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो है जो छवि जो है इसका जो है सैलरी नहीं भरा गया, ये क्या हो गया, ब्लैंक वैल्यू हो गया। तो मुझको अगर टेबल में ब्लैंक वैल्यू यानी नल वैल्यू ढूंढना है तो हमको क्या करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर बताया गया है कि द नल वैल्यू इन अ कॉलम कैन बी सर्च्ड फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल इन द वेयर क्लाउज। इज नल ऑपरेटर, आप उसको ऑपरेटर कह सकते हैं, इज नल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जो है हम लोग उन रिकॉर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा वैल्यू नल डाला हुआ है, यानी जहां पर वैल्यू हमारा ब्लैंक डाला हुआ है। यहाँ पर एक नोट बताया गया है कि रिलेशनल ऑपरेटर लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, etc कांट बी यूज विथ नल, है ना। नल के साथ इन ऑपरेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्वेश्चन एक देखते हैं, टू लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज सैलरी कंटेन्स नल। उन एम्प्लॉय का डिटेल बताइए, ठीक है, जिसके सैलरी में नल फिल किया हुआ है, यानी सैलरी के रूप में नल यानी ब्लैंक भरा हुआ है, ठीक है, दैट इज नन वैल्यू यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें क्या, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालिए, वेयर सैलरी इज नल, ठीक है, जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी वाले कॉलम में ब्लैंक है उन्हीं एम्प्लॉय का डिटेल निकालिए। नेक्स्ट हम लोग का है ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज क्या करता है, कहता है द ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। ऑर्डर बाय क्लाउज के जरिए जो है हम टेबल में से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है, या तो किसी एक कॉलम पे आधारित होता है या फिर एक से ज्यादा कॉलम पर भी आधारित होता है। एक कॉलम पर तो आधारित होना आसान है, लेकिन एक से ज्यादा कॉलम जब हम बात करते हैं कि एक से ज्यादा कॉलम के आधार पर हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी जो बात यहाँ पर हम कह रहे हैं आप लोगों को ये भी समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं तो वहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी आखिर ये ऑर्डर बाय कह क्या रहा है।
ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे चल करके एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, ठीक है। तब भी यहाँ पर लिख देते हैं, आपको बता देते हैं कि सबसे पहले सेलेक्ट लिखते हैं। तो जानते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए टेबल में से सेलेक्ट कमांड लगाया जाता है। सेलेक्ट कॉलम का नाम लिखिए, फ्रॉम टेबल का नाम लिखिए, वेयर लगा करके कंडीशन लिखिए, फिर ऑर्डर बाय कॉलम नेम, यानी किस कॉलम नेम के आधार पर आपको जो है रिकॉर्ड को अरेंज करना है, उसको सॉर्ट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहा है कि टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। कहता है कि एम्प्लॉय का डिटेल आपको निकालना है, टेबल में से एम्प्लॉय का डिटेल निकालना है, लेकिन उनका नाम जो होना चाहिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से रिकॉर्ड को सेलेक्ट कीजिए। ऑर्डर बाय नेम, जहां पर वो किस ऑर्डर में सजा हुआ होना चाहिए, नाम के आधार पर। तो हमने यहाँ पर वन कॉलम, एक कॉलम का इस्तेमाल किया कि इस एक कॉलम के आधार पर हमारा डेटा क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, यानी बाय नेम कह रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ सवाल ये हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। आप केवल ऑर्डर बाय लिखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना होता तो ऑर्डर बाय नेम और यहाँ पर DESC लिखना पड़ता, तो ये डिसेंडिंग में दिखाना पड़ता। असेंडिंग दिखाने के लिए दो चीज है, या तो कुछ लिखिए ही मत, है ना, कुछ मत लिखिए, या फिर ASC लिखिए। ASC लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, या ASC नहीं लिखेंगे तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाएगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए आपको DESC लिखना ही पड़ता है। ये चीज अभी हम लोग भी आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे डिसेंडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी मोर देन 2500 इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। कहता है कि एम्प्लॉय का डिटेल निकालना है, लेकिन पहला शर्त क्या है कि एम्प्लॉय का सैलरी 2500 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2500 से ज्यादा सैलरी पाने वाला एम्प्लॉय का ही डिटेल को दिखाना है और उनका नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाना है। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2500, ऑर्डर बाय नेम। क्वेश्चन नंबर 3, to display the list of employees in the descending order of employee ID। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जो होना चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उस अनुसार हमको एम्प्लॉय का डिटेल दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय आईडी DESC। तो जो भी हमारा टेबल में रिकॉर्ड दिखेगा उसमें क्या होगा, आईडी में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे होगा कि जिसका आईडी सबसे ज्यादा होगा उसका रिकॉर्ड पहले, उससे कम आईडी वाले का रिकॉर्ड उसके बाद में, उससे कम आईडी वाले रिकॉर्ड को उससे नीचे, इस तरीके से, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है हम लोग का एग्रीगेट फंक्शन। कहता है एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड टुगेदर एज इनपुट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू। तो ये जो चीज है ना एग्रीगेट फंक्शन, अभी इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि एग्रीगेट फंक्शन कह क्या रहा है। तो आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं ऐसे यहाँ पर कह क्या रहा है, थोड़ा सा फिर से एक बार हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन जो एक फंक्शन होता है जहाँ की वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रो, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे वैल्यूज को लेते हैं अलग अलग रो से और उसको हम ग्रुप कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे रो में से वैल्यू को उठा करके उसको क्या कर दिए, ग्रुप कर दिए एज इनपुट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और उसको हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। और इनपुट करके हम लोग सिंगल वैल्यू आउटपुट लेते हैं, यानी बहुत सारा वैल्यू को इनपुट करते हैं और एक सिंगल वैल्यू को आउटपुट लेते हैं, उसको कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये बात आप समझ पाइएगा कि ये मल्टीपल रो का वैल्यू का मतलब क्या हुआ और आउटपुट के रूप में सिंगल वैल्यू का मतलब क्या हुआ। वेरियस एग्रीगेट फंक्शंस आर काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवीजी फंक्शन, मीन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं, इस टेबल का यूज होने वाला है अभी आगे चल करके। हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय 1, जिसमें क्या क्या डिटेल है, तो एम्प्लॉय का आईडी होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का सैलरी होगा और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो आईडी भी देख रहे हो, नेम भी है, सैलरी भी है, डिपार्टमेंट भी है। अब इसी इसी टेबल के आधार पर हम लोग जो है इन फंक्शंस को यूज करके समझेंगे कि ये फंक्शंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखें काउंट फंक्शन। यहाँ पर कहा गया है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, तो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रो इन अ टेबल, किसी टेबल के रो की संख्या को हम लोग काउंट फंक्शन से निकालते हैं। तो ये जो जितना भी फंक्शंस आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इस बार अगर कोई टेबल का क्वेश्चंस नहीं पूछा एग्जाम में तो कम से कम ये जरूर याद रखना है कि काउंट फंक्शन का काम क्या है, या अभी ऊपर मीन फंक्शन या मैक्स फंक्शन बताया गया था उसका काम क्या है,
तो वो उन सभी चीजों का काम है ना। तो और काम जो है लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर काउंट फंक्शन के बारे में एक लाइन में ही केवल बताया गया है कि क्या करता है। ये रिकॉर्ड्स को काउंट करता है ना, रो यानी रिकॉर्ड को काउंट करता है कि किसी टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो कितने एम्प्लॉय हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे, आप ऐसे काउंट करेंगे ना कि पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, पांचवा रिकॉर्ड, छठा रिकॉर्ड। तो कह सकते हैं कि 6 रिकॉर्ड है ना। वही काम यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में से गिन करके बताइए कितने एम्प्लॉय का डिटेल डाला हुआ है। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा क्या, कि सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा रो को गिन जाओ, ठीक है, सारा रो को काउंट कर लो। तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम के टेबल में से सारे रिकॉर्ड को काउंट करो। कहता है कि द अबव एसक्यूएल कमांड विल रिटर्न टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट इज 7, ठीक है। आप इस टेबल में जाकर के देखें तो यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ तो कितना है, एक 6 हम लोग रिकॉर्ड है ना। तो यहाँ पर 7 नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है 6 मिलेगा, 6। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है काउंट सैलरी, द रिटर्न नंबर ऑफ नन वैल्यू ओवर द कॉलम सैलरी 5। यहाँ पर हम लोग आकर के देखें तो देखिए सैलरी कहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 ही लोगों को सैलरी है, एक को सैलरी नहीं मिला है, ठीक है, नल यहाँ पर भरा हुआ है। तो अगर आपने काउंट सैलरी कर दिया होता तो ये सैलरी को काउंट करता है जिसमें वैल्यू है, जिसमें वैल्यू नहीं है उसको छोड़कर। तो रिटर्न नंबर ऑफ नल वैल्यू, नल वैल्यू, ठीक है, जिसमें नल वैल्यू नहीं है उसको केवल काउंट करेगा। तो बताया कि भाई सैलरी में 5 ऐसे ही 5 रिकॉर्ड ही ऐसा है जिसमें सैलरी भरा हुआ था, यहाँ पर 5 बताया। अब आगे आते हैं, यहाँ पर लिखता है अगर काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी लिखा रहता तो क्या होता। तो इसका मतलब आपको यहीं से समझा देते हैं। आ जाइए ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा यहाँ पर 2 एम्प्लॉय ऐसा है जिसका सैलरी सेम है 60-60, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं तो केवल उन्हीं वैल्यूज को लेकर के चलेगा या उन्हीं वैल्यूज को काउंट करेगा जो अपने आप में अलग है। तो 80 एक अलग वैल्यू है, 40 एक अलग वैल्यू है, 60 को एक बार काउंट करेंगे और 70 को, ये तो एक बार है ही, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको एक बार काउंट करेगा। तो इस प्रकार से डिस्टिंक्ट अगर हमने लगा दिया, डिस्टिंक्ट सैलरी लगा दिया, तो ये मुझको केवल 4 रिटर्न करके देगा। जो वैल्यू बहुत बार डुप्लीकेट हुआ है उसको केवल एक बार ही काउंट करेगा। तो 60 2 बार है या 60 का 4 बार भी यहाँ पर रिपीट रहता तो उसको एक ही काउंट करता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिटर्न नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नल वैल्यूज, ठीक है, ओवर द कॉलम्स सैलरी, दैट इज सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम के टेबल में से डिस्टिंक्ट सैलरी को काउंट कीजिए, डिस्टिंक्ट सैलरी कितने हैं। तो ये आप आउटपुट के रूप में क्या देता, 4 देता। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है हम लोगों का सम फंक्शन। कहता है यूज टू फाइंड टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोग सम सैलरी कर दिए, सम फंक्शन है, फंक्शन के आगे ये पैरेंथेसिस लगा करके हम कॉलम का नाम डालते हैं, जिस कॉलम से हमको डेटा, जिस कॉलम के से हमारा डेटा का जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सम सैलरी, तो सम ऑल नल वैल्यू ऑफ नन नल वैल्यू, ठीक है, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, सम ऑल नन नल वैल्यू ऑफ कॉलम सैलरी दैट इज 310। यानी ये क्या करेगा, सभी सैलरी को जोड़ देगा। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल में से सैलरी का सम कर दो। तो सैलरी का सम कर देगा तो आएगा हम लोग का 310, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था ना सैलरी 60 बता रहा था, 70 बता रहा था, उनको जोड़ करके 310 आया। और अगर यही कहता है कि सम डिस्टिंक्ट सैलरी, तो जो डुप्लीकेट है उसको एक बार ही लेता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नन नल वैल्यू दैट इज 250, ठीक है। क्योंकि देखिए 60 जो है 2 बार रिपीट हुआ था, तो 60 को एक बार हटा दिया गया। तो शुरू में कितना था, 310 था, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। इसमें से 60 को घटा दो आप तो 250 आता है, ठीक है। तो इसने केवल क्या काउंट, क्या जो है ऐड किया, तो जितना भी डिस्टिंक्ट सैलरी था उसको ही क्या किया, ऐड किया। तो लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम के टेबल में से डिस्टिंक्ट सैलरी को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। अब बात करते हैं हमारा अगला जो ऑपरेटर है उसका नाम है एवीजी। इसका इस्तेमाल होता है एवरेज निकालने के लिए। तो यूज टू कंप्यूट एवरेज वैल्यू। कहता है टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी निकालिए। तो लिखना होगा हम लोगों को क्या, कि सेलेक्ट एवीजी और पैरेंथेसिस में सैलरी की सैलरी का एवरेज निकालिए फ्रॉम एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल में से। तो आउटपुट हमारा कितना आएगा, 62 आएगा। आप चाहो तो जाकर के चेक करके देख सकते हो।
नेक्स्ट मेरा फंक्शन, उसका नाम मिन फंक्शन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, सबसे कम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय वन नाम के टेबल में से मिनिमम सैलरी को निकालिए, तो निकाल कर देगा क्या 40। मैक्स फंक्शन कहता है यूज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय वन नाम के टेबल में से मैक्स सैलरी, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ये आएगा, मैक्सिमम सैलरी 80 था उस टेबल में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, उसका नाम है ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज, द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप। ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं, जिसमें हम लोग टेबल को ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, अब टेबल को ग्रुप में कैसे बांटते हैं वो भी हम लोग आगे चल करके समझ जाएंगे। कहता है कि ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम। ठीक है, कॉलम नेम। ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, कॉलम नेम के आधार पे करते हैं, और विथ एग्रीगेट फंक्शन, या फिर एग्रीगेट फंक्शन के आधार पर करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, जितना भी फंक्शन था वो सब एग्रीगेट फंक्शन था। ठीक है, वही कह रहा है कि ग्रुपिंग कैन बी डन बाय कॉलम नेम, कॉलम नेम के आधार पर ग्रुपिंग करते हैं, और विथ एग्रीगेट फंक्शन इन विच केस द एग्रीगेट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। और यहाँ पर कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन के आधार पर करते हैं, जहां पर एग्रीगेट फंक्शन कोई वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उस वैल्यू के आधार पर हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से, ऐसे डेफिनेशन पढ़ने से समझ में नहीं आता है। यहाँ पर कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम्स अलोंग विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दैट। कहता है कि डिस्प्ले कीजिए सारे डिपार्टमेंट के नाम को अलोंग विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और ये भी बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में जो है, जैसे राम जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट में, मोहन जो है ये भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, सोहन जो है ये भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो अब यहाँ पर कितने एम्प्लॉय हो गए सेल्स डिपार्टमेंट के, 3 हो गए। तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट का नाम बताइए कि हाँ सेल्स डिपार्टमेंट है, इसमें कितने एम्प्लॉय हैं, तो बताना पड़ेगा उसमें 3 एम्प्लॉय है। यानी कि आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो गिनने के लिए हमने एक फंक्शन क्या पढ़ा था, अभी काउंट फंक्शन पढ़ा था। इसका मतलब काउंट फंक्शन यानी एग्रीगेट फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। और अभी ऊपर क्या बताया गया था कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं ग्रुपिंग में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एस्ट्रिक, डिपार्टमेंट का नाम बताना था, यहाँ साफ साफ लिखा था ना डिस्प्ले द ऑल द डिपार्टमेंट नेम, केवल डिपार्टमेंट का नाम बताना था, इसलिए मैंने सिलेक्ट करके क्या लिखा, डीपीटी यानी डिपार्टमेंट का नाम, ये कॉलम का नाम हो गया। काउंट एस्ट्रिक मतलब गिनना था, अभी बताए ही थे। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अनुसार ग्रुप किया गया। ठीक है, और फिर उसको गिना गया कि सेल्स में कितने थे, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने थे, है ना। तो देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या क्या था। तो जिस टेबल से डाटा उठाया गया था उसमें डिपार्टमेंट 3 ही था, एक एचआर था, एक मार्केटिंग था, और एक आईटी था। ठीक है, तो एचआर जो है उसमें इस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय थे, इसमें भी 2 एम्प्लॉय थे, इसमें भी 2 एम्प्लॉय थे। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों का, कि ये टेबल एक्सपेंड होता ना तो ऐसे होता कि राम जो है वो एचआर में है, मोहन जो है एचआर में है, मार्केटिंग में जो है या मोहन जो है, एक और मोहन है वो मार्केटिंग में है, एक सोहन है वो भी क्या है, वो भी मार्केटिंग में है, एक दीपक है, एक दीपा है, वो क्या है आईटी डिपार्टमेंट में है। तो टेबल में कुछ इस तरीके से चीजें स्टोर थी। तो हम लोगों क्या किए, हम लोग यहाँ पर ग्रुप किए, एचआर वाले को ग्रुप किए, मार्केटिंग वाले को ग्रुप किए, और आईटी वाले को ग्रुप किए, और 3 डिपार्टमेंट का नाम बता दिए, और बोल दिए कि हर हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो बोले कि एचआर में 2 एम्प्लॉय है, ठीक है, मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉय है, उसमें 2 एम्प्लॉय है। तो ये दो दो गिनने का काम किससे हुआ, काउंट फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट के अनुसार जो है टेबल को बांट गया है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के बारे में कहता है कि द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप। हैविंग क्लॉज क्या होता है, इसके जरिए आप कंडीशन लगाते हैं किसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। हैविंग क्लॉज के द्वारा आप ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं, जबकि वेयर क्लॉज के द्वारा आप इंडिविजुअल रो पर यानी रिकॉर्ड पर आप जो है कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल जो है ग्रुप पर कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है। दैट मींस अभी हमने जो ऊपर ग्रुपिंग किया था टेबल का, है ना, वहां पर अगर कंडीशन लगाना हो तो हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। कहता है द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज़ द वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कभी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं लगा सकते हैं,
हम लोग इसीलिए हम लोग हैविंग क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात बोला गया कि वेयर क्लाउज का इस्तेमाल या वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग जो है एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग हैविंग क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट्स नेम्स वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर लेस देन 2। कहता है कि क्वेरी करके बताइए ऑल द डिपार्टमेंट का नाम बताइए जिसमें एम्प्लॉय की संख्या 2 से कम है। अब कंडीशन क्या बोल दिया, एम्प्लॉय की संख्या 2 से कम होना चाहिए, यानी एम्प्लॉय की संख्या अगर 2 से ज्यादा है तो उन डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताना है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या आ गया कि एम्प्लॉय की संख्या 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मुझको डिपार्टमेंट बताओ फ्रॉम, क्या, फ्रॉम एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल में से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अनुसार क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, हैविंग और कंडीशन है ना, कंडीशन के लिए हैविंग लगता है, हैविंग काउंट एस्टेरिस्क लेस देन 10, यानी गिनने के बाद है ना, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को गिनने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की संख्या 2 से कम है उन्हीं का केवल क्या है, उन्हीं का ही रिकॉर्ड दिखाइए। तो यहाँ पर लिखता है नो रो सिलेक्टेड, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि अभी हमने देखा था कि सभी डिपार्टमेंट में 2-2 लोग थे, एचआर में भी 2 लोग थे, मार्केटिंग में भी 2 लोग थे और आईटी में भी 2 लोग थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 से कम वाले, तो इसलिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब है व्हाट इज डुअल। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप चलिए देख लेते हैं। इट इज अ डमी टेबल, ये डमी टेबल होता है। इट इज अ स्मॉल वर्क टेबल विच हैज जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम। ये एक डमी टेबल होता है, एक ऐसा टेबल जिसमें केवल एक रो और केवल एक ही कॉलम होता है। इट कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग कैलकुलेशन रिजल्ट्स एंड आल्सो सिस्टम डेट। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम डुअल टेबल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिस्टम का डेट निकालने के लिए हम लोग जो है डुअल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट 4 into 3 फ्रॉम डुअल, यानी 4 into 3, ये तो कैलकुलेशन है, तो ये मुझको 4 into 3 12 देना चाहिए। और आप जानते हो कि सेलेक्ट जब भी लगाते हैं तो उसके साथ तो टेबल तो का नाम तो देना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक डमी टेबल का इस्तेमाल किया डुअल, जो कि क्या है, जो एक रो और एक कॉलम वाला है और इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं है। ठीक है, इस टेबल के अंदर कुछ स्टोर नहीं है, तो फिलहाल आउटपुट क्या मिलता है, 4 into 3 12, ये आपको आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट कहता है सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। ठीक है, यानी सिस्टम का डेट, यानी कंप्यूटर में जो डेट है उसको निकाल करके दिखाइए, है ना, सेलेक्ट कीजिए फ्रॉम डुअल। इस जो ये जो डुअल नाम का टेबल है इससे, हालांकि इसमें कुछ स्टोर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सेलेक्ट जब भी आप लगाते हो तो साथ में टेबल का नाम देना पड़ता है। तो ये कमांड जब आप लिखेंगे तो क्या करेगा, ये इट विल रिटर्न द करेंट, है ना, करेंट डेट, जो भी करेंट डेट होगा, आज का जो भी डेट होगा आपके सिस्टम में उसको दिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे चल करके बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है लोअर नाम का फंक्शन। लोअर नाम के फंक्शन में क्या है, यहाँ पर हम लोग को कैरेक्टर्स डालना पड़ता है, जैसे आपने किसी का नाम डाल दिया है ना, ऐसा। ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट द गिवन कैरेक्टर एक्सप्रेशन इनटू लोअर केस। जो भी चीज आप कैपिटल लेटर में अगर आपने यहाँ पर कुछ डाला है उसको लोअर यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लोअर हेलो, हमने हेलो को जो है कैपिटल लेटर में डाला है, तो सेलेक्ट लोअर हेलो फ्रॉम डुअल, डुअल नाम के टेबल में से सिलेक्ट कीजिए किसको, हेलो को, लेकिन किस में, लोअर केस में, तो इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल लेटर में। उसी प्रकार से हमारे पास एक होता है अपर नाम का फंक्शन, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करेगा, है ना, कन्वर्ट द गिवन कैरेक्टर एक्सप्रेशन इनटू अपर केस, यानी अपर केस इन कैपिटल लेटर में। तो सेलेक्ट अपर हेलो, ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो सिलेक्ट अपर हेलो फ्रॉम डुअल, यानी कि डुअल नाम के टेबल में से ये जो हेलो है इसको अपर केस में क्या करो, सिलेक्ट करके दिखाओ, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है जिसका नाम है सब स्टीआर। ठीक है, सब स्टीआर में क्या होगा कि हम लोग को 3 वैल्यूज डालना पड़ता है, एक्सप्रेशन, स्टार्ट पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हम लोग यहाँ पर समझे कि पहले के एग्जांपल के माध्यम से, ये एग्जांपल देख लो। मैंने लिखा सिलेक्ट सब स्टीआर हेलो। ठीक है, अब हेलो लिखे, इस हेलो में टोटल कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है। ठीक, यहाँ पर लिखता है 2, 2 का मतलब स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन मतलब हेलो में दूसरा कैरेक्टर कौन है, तो आई ई है, सॉरी, है ना, ई है, दूसरा कैरेक्टर कौन है, ई है, और इसके आगे क्या लिखा है 3, तो ई से लेकर 3 कैरेक्टर को काउंट करो, तो ई है, आई है, सॉरी, ई है, एल है, एल है, यानी ई है, एल है, एल है, सेकंड कैरेक्टर 2, और वहां से 3 कैरेक्टर को लिखो तो अब क्या हुआ, ई एल एल, तो आउटपुट में क्या आया, ई एल एल। सब एसटीआर फंक्शन क्या करेगा, पहले यहाँ पर कोई आपका एक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, या कुछ नंबर, कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, कैरेक्टर एक्सप्रेशन या कैरेक्टर स्ट्रिंग बोलो, वो रहेगा। उसमें से ये जो दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है उतना, है ना, वो पोजीशन होगा कि
आप जो है उस स्ट्रिंग में से उतना पोजीशन पे जाओ और वहां से स्टार्ट करो, और उसके बाद जो नंबर दिया है 3, उतना कैरेक्टर को काउंट करो, और जो आपने कैरेक्टर को काउंट किया उसको निकाल करके दिखा दो। वही बात यहाँ पर कहा गया। आप इसको पढ़ोगे तो आपको यही चीज जानने को मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन गेट डेट, तो ये क्या करता है, रिटर्न द करंट सिस्टम डेट, जो भी करंट सिस्टम डेट है वो रिटर्न करके हम लोग को देता है। अगला है हम लोग का रेप्लिकेट फंक्शन। रेप्लिकेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर कैरेक्टर एक्सप्रेशन लिखते हैं कॉमा, फिर नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं कि किसी कैरेक्टर एक्सप्रेशन को कितनी बार क्या कराना, दोहराना है। तो रिपीट द गिवन कैरेक्टर एक्सप्रेशन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इसको एग्जांपल से समझ जाइएगा आराम से। मैंने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट रेप्लिकेट हेलो 4 फ्रॉम डुअल। इससे क्या होगा हम लोगों का, ये जो हेलो है, ये हेलो कितनी बार निकाला जाएगा, 4 बार। ठीक है, हेलो हेलो और हेलो 4 बार ये आउटपुट होगा। तो ये रेप्लिकेट क्या करता है, ये जो एक्सप्रेशन है और यहाँ जितना नंबर बताया गया उतनी बार उसको क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग का जो है कमांड, उसका नाम है क्रिएट व्यू कमांड। व्यू का मतलब वर्चुअल टेबल होता है, जो हमने डाटाबेस सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, पिछला जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़े थे व्यू के बारे में। तो व्यू के बारे में फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ व्यू इज ए वर्चुअल टेबल विथ नो डेटा बट इट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जिसका अपना खुद का कोई डेटा नहीं होता है, लेकिन इसको आप किसी अन्य टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज लाइक अ विंडो। ठीक है, आप इसको ऐसे समझते हो जैसे होता है ना, विंडो खिड़की होता है, थ्रू विच यू कैन व्यू द डेटा ऑफ अनदर टेबल। जिस आप इसको एक खिड़की की तरह समझिए जहां से झांक करके आप दूसरे टेबल का डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, वो डेटा आपके टेबल में नहीं है, वो वर्चुअल टेबल यानी व्यू में नहीं है, लेकिन वहां से आप दूसरे टेबल का डेटा को देख सकते हैं। तो विच इज कॉल्ड द बेस टेबल। जिस टेबल में से आप डेटा देख रहे हो, है ना, उसको बेस टेबल कहेंगे। यानी बेस टेबल का डेटा को आप व्यू के जरिए देख पाते हैं, है ना। बेस टेबल का डेटा को आप व्यू यानी वर्चुअल टेबल से क्या कर पाते हो, देख पाते हो। सिंटेक्स, व्यू बनाते कैसे हैं, तो क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम यानी वर्चुअल टेबल का नाम, फिर एज, फिर आप इसको यहाँ वो डेटा आएगा कहाँ से दिखाया जा रहा है, दूसरे टेबल से दिखाया जा रहा है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम, है ना, कुछ कॉलम नेम दीजिए, फ्रॉम टेबल नेम, ये बेस टेबल के बारे में बात हो रहा है, वेयर लगाकर कंडीशन। ये बात हम आप लोगों को यहाँ से समझाते हैं, यहाँ से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट व्यू ईएमपी। हमने ईएमपी नाम का व्यू बनाया, चलो ठीक है। ये ईएमपी नाम का व्यू किस टेबल का डेटा दिखाएगा, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का डेटा को दिखाएगा ये टेबल, ईएमपी नाम का व्यू टेबल। ठीक है, वेयर एज इज लेस देन 25, यानी एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, एज, जितने भी एम्प्लॉय का एज 25 से कम है, उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड को आप ईएमपी नाम के टेबल में, वर्चुअल टेबल में देख पाएंगे। तो देखिए आपका व्यू है, ये वर्चुअल टेबल है, इसमें उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाया गया है। कहाँ से, एम्प्लॉय नाम के टेबल का उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाया गया है जिसका, जिस भी एम्प्लॉय का एज 25 से कम है। ठीक है, 25 से कम वालों का। नेक्स्ट है हम लोग का टेबल एलियास। एलियास का मतलब होता है टेम्पोररी नेम या टेम्पोररी लेबल। तो अ टेबल एलियास इज अ टेम्पोररी लेबल गिवन अलोंग विथ टेबल नेम इन फ्रॉम क्लाउज। ठीक है, टेबल एलियास एक टेम्पोररी लेबल को कहते हैं जो किसी टेबल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एन एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी। और ये जो हम लोग एलियास यानी ये जो टेम्पोररी नेम होता है किसी भी टेबल का, वो केवल हम क्वेरी के दौरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलियास कॉलम सिंटेक्स, इसका मतलब क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब ये हो गया कि आप टेबल का कुछ भी नाम है उसको किसी दूसरे नाम से पुकारना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट लिख करके, है ना। और यहाँ पर फिलहाल ये टेबल का नाम के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कॉलम के नाम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कि कॉलम का नाम को हम किसी दूसरे नाम से भी दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सिंटेक्स बताया गया है कि किसी टेबल के नाम को किसी अन्य टेबल के नाम से भी हम दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से सब चीज ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट आईडी एज ई आई डी। ठीक है, किसी टेबल में कॉलम का नाम आईडी था, हम उसको ई आई डी नाम से दिखाना चाहेंगे आउटपुट में, है ना, ई आई डी नाम से दिखाना चाहेंगे, आईडी नाम से नहीं, उसको ई आई डी नाम से दिखाना चाहेंगे। वैल्यू तो यही का होगा, लेकिन कॉलम का नाम जो है हम ई आई डी की तरह दिखाएंगे। तो सेलेक्ट आई डी एज ई आई डी, नेम एज ई नेम। ठीक है, यानी कि जहां पर भी नेम नाम का कॉलम होगा हम उसको ई नेम नाम के कॉलम से दिखाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से। यानी एम्प्लॉय नाम के टेबल में एक्चुअली आईडी नाम का कॉलम था और नेम नाम का कॉलम था, लेकिन हम
आईडी नाम का कॉलम नहीं, हम उसको ईआईडी नाम के कॉलम के रूप में दिखाएंगे। यानी जब भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जब भी आउटपुट आएगा तो आईडी की जगह पर ईआईडी यहाँ पर हम लोग को आउटपुट में नजर आएगा, और नेम नाम के कॉलम की जगह पर ई नेम नाम का कॉलम हम लोग का नजर आएगा। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन के बारे में कहता है कि ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप जो है एक टेबल में से डेटा को निकाल रहे थे, कभी कभी आप दो टेबल में से डेटा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। दो टेबल में से डेटा आप एक साथ निकाल करके, है ना, दो टेबल में से डेटा को निकाल करके एक टेबल में दिखाना चाहते हैं, यानी दो टेबल है, ठीक है, और दो टेबल में से डेटा को निकाल कर कंबाइन करके हम तीसरे टेबल में दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेशन करना पड़ता है, इसके लिए ज्वाइन ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कह रहा है रिलेटेड कॉलम, है ना, रिलेटेड कॉलम, यानी इसमें कोई एक ऐसा कॉलम होगा, इसमें एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें आपस में कोई रिलेशनशिप होगा, तभी आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। ज्वाइन कितने तरह का होता है, एक होता है हम लोग का नेचुरल ज्वाइन, एक होता है हम लोग का इक्वी ज्वाइन, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या बोलता है, कहता है द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन। इसमें क्या होगा कि जो दो टेबल होंगे, ठीक है, उन दो टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा दोनों टेबल में जो दोनों में कॉमन होगा, तो इस प्रकार का जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल ज्वाइन। आप इसको ऐसे समझ लो, मेरे पास एक ईएमपी नाम का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस, ये क्या है, ये तीन कॉलम का नाम हो गया ईएमपी नाम के टेबल में, बाकी तो डेटा भरा हुआ वो आप देख ही रहे हो। आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट नाम का भी मेरे पास क्या है, कॉलम है, टेबल है। इसमें डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है, और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर। देखिए एम्प्लॉय नंबर नाम का कॉलम यहाँ भी है और एम्प्लॉय नंबर नाम का कॉलम यहाँ भी है। तो एक ऐसा कॉलम है जो दोनों टेबल में आइडेंटिकल है, दोनों टेबल में कॉमन है, तभी जाकर के इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में ज्वाइनिंग होगा। और इन दोनों में जो ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, और इस तरह का जो ज्वाइनिंग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल ज्वाइन। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एम्प्लॉय का नाम बताइए जो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट ईएमपी नेम, एम्प्लॉय का नाम चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय का नाम ही बोला था, फ्रॉम ईएमपी और डीपीटी, ईएमपी टेबल में से और डीपीटी टेबल में से। आप तो बोलोगे सर जो एम्प्लॉय का नाम है वो तो एम्प्लॉय नाम के ईएमपी नाम के टेबल में, वो डीपीटी नाम के टेबल में थोड़ी है जो आप यहाँ पर दो टेबल का नाम लिख दिए। तो नहीं, यहाँ पर कुछ कारण है, एम्प्लॉय का नाम तो चाहिए, है ना, जो किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो। तो फ्रॉम ईएमपी डीपीटी वेयर ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर एंड डीपीटी डॉट ईएमपी नंबर, ये कह ये रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन कौन सा एम्प्लॉय नंबर है, 1 2 4 और 5, ये डिपार्टमेंट में है, इनको ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आप यहाँ जाइए, यहाँ से क्या था 1 2 4 5, और यहाँ पर क्या क्या है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 4 5 कोई ना कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अभी आपने देखा वहां पर, है ना। लेकिन 3 कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, एम्प्लॉय नंबर जो 3 है ना, एम्प्लॉय नंबर वो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। कैसे पता चला, तो आप देख लीजिए यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय नंबर में 3 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ केवल 1 2 4 5 लिखा हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा था एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर हो और डीपीटी टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर हो, दोनों का मैचिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 लोग हैं, 1 2 4 5, और यही 1 2 4 5 यहाँ भी चुना गया 1 2 4 5, और उन्हीं एम्प्लॉय का केवल नाम जो है निकाल करके दिखाया गया, 4 लोगों का नाम लिखा कर मिला करके दिखाया गया होगा, मैच करा करके, ठीक। देखिए यहाँ पर 4 लोगों का नाम आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये जो ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इससे ऊपर जितना भी स्कूल में बताया गया वो सारा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को करना ये है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस वगैरह आया, उसमें जो भी आप लोग क्वेरी लिखते हैं ना, वो क्वेरी जो है उस क्वेरी का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग किसी दूसरे यूनिट का वन शॉट वीडियो शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा यूनिट का जो है वन शॉट वीडियो मुझको शुरू करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।